हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। इससे पहले लास्ट क्लासेस में हमने कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा था। कार्नोट साइकिल के बारे में हमने कार्नोट थ्योरम, रिवर्सिबल इंजन, इस सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनकी एफिशिएंसी, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। तो एंट्रोपी होती क्या है किसी सिस्टम की? जैसे यहाँ पर कोई सिस्टम है, इसके अंदर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। तो इसकी जो एंट्रोपी होगी वो कम होगी, अगर जीरो के इक्वल होगी। और अगर एक कोई दूसरा सिस्टम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आके रैंडम बेस में मूव कर रहे हैं, अरेंज नहीं है, तो इसकी जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी, अगर बेसिक टर्म में एंट्रोपी को देखो तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी किसी निकाय की अनियमितता या फिर अव्यवस्था की माप होती है। देखो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज है, सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज है, तो इसकी तो एंट्रोपी कम होगी क्योंकि तो रैंडमनेस को मेजर करते हैं ना, अनियमितता को। तो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स अनियमित गति कर रहे हैं, तो इस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी। मैथमेटिकली अगर यहाँ पे जैसे कोई सिस्टम है, इसको मैंने टेम्परेचर T टेम्परेचर दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है में कुछ एनर्जी गेन करके ये रैंडमली इसको इसमें एनर्जी गेन करके रैंडमली मूव करेंगे। तो इसका फॉर्मूला एंट्रोपी का एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो ये हो सकता है del Q upon T per unit time. It is a measure of energy per unit temperature. प्रति एकांक ताप पर ऊर्जा का माप है, वही हमारी एंट्रोपी कहलाती है। सिंपल टर्म में आपके ये कि जो सिस्टम है उसकी रैंडमनेस को मेजर करती है। और अगर इस फॉर्मूले से डेफिनेशन लिखे तो ये होगी कि पर यूनिट टेम्परेचर पर एनर्जी का मेजर करती है, प्रति एकांक समय, प्रति एकांक ताप पर ऊर्जा का माप हमारी एंट्रोपी कहलाती है। अब हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? dQ/dt। एक और बात, यहाँ पर जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है। दो होते हैं, एक पॉइंट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है, बिंदु फलन, और एक होता है पथ फलन। बिंदु फलन क्या होता है? जैसे कि जो सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ से यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू 2 थी और यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू 7 थी। या फिर देखो, तो ये फाइनल पॉइंट फंक्शन होते हैं, वो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, न कि इस पाथ पे। भले यहाँ से होकर यहाँ तक आए तो भी, या फिर कोई और पाथ लेकर इस पॉइंट पर पहुंचे तो भी जो एंट्रोपी होगी वो सिर्फ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो एंट्रोपी आपके पॉइंट फंक्शन होती है। पॉइंट फंक्शन वही इनिशियल फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे वर्क होता है वो हमारा पाथ फंक्शन ही होता है। यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस पॉइंट तक जाने में जैसे कोई डब्ल्यू वर्क किया और इस पाथ से ऐसे करके इस पॉइंट तक आए तो डब्ल्यू डैश वर्क किया। तो ये डब्ल्यू है जिस पाथ पे डिपेंड करेगा, ना कि यहाँ पर इनिशियल में कितना वर्क किया और फाइनल में कितना वर्क किया, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ पे भी डिपेंड करेगा। तो ये वर्क और जो टर्म होती है वो होती है पाथ फंक्शन। एंट्रोपी आपके है पॉइंट फंक्शन। अब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस PV = RT। बस तो हम जो एंट्रोपी निकालेंगे वो PV और RT इन सब टर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते और नहीं क्रिएट कर सकते। यानी कि एनर्जी को एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो वो जो उसका फॉर्मूला था वो क्या था? Q =
बाहर से, ये बाहर से देखो दिखाई को रिड्यूस्ड में, और यहाँ पर ये E है वो इंटरनल एनर्जी है, और W है जो वर्क कितना किया है वो। अब इसको डिफरेंशिएशन करें इसका तो dq यहाँ पे हो जाएगा dE प्लस dW। अब dW को PD भी लिख सकते हैं। P इज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पर एरिया फोर्स है। अब यहाँ पर इसको ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट से या फिर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर s से, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया इंटू वर्क डिस्टेंस अभी तो वॉल्यूम हो गया, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, PV, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू PdV। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, dE अपॉन dt, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कैसे देखो, जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल टू मास, और यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना दोगे उसके प्रोपोर्शनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। फिर यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा C mt, C यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ गया, इसको C इज इक्वल टू E अपॉन mt हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये m की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो C इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन t, फिर C को dE अपॉन dt भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे तो किसी 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा या जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वही होती है स्पेसिफिक हीट। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट। और ये जो फॉर्मूला है इसके साथ CV इज इक्वल टू dE अपॉन dt। अब यहाँ पर हम E की वैल्यू निकालेंगे तो dE इज इक्वल टू जाएगा CV dt। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो dE की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में रख देते हैं फर्स्ट समीकरण 1, dQ इज इक्वल टू हो जाएगा CV dt प्लस P dV। अब इसको T से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को दोनों तरफ, यहाँ पर भी T से और यहाँ से T से डिवाइड कर देना। dQ अपॉन T इज इक्वल टू CV अपॉन T dt प्लस P अपॉन T dV। अब dQ अपॉन T ds बन गया, dQ अपॉन T ds, और इसको पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, dQ अपॉन dt, यहाँ पे CV कांस्टेंट है 1 अपॉन T dt, और यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन T dV। अब यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे वॉल्यूम वाले को टर्म नहीं है तो इसको P अपॉन T को इस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू RT, P अपॉन T किसके इक्वल है, R अपॉन V की। यहाँ से P अपॉन T की जगह R अपॉन V लिख सकते हैं। CV यहाँ पे हो गया 1 अपॉन T dt प्लस R अपॉन V dV। अब यहाँ पर जो इंडक्शन की लिमिट है, मान लेते हैं कि जो इनिशियल में हमारे टेम्परेचर था वो Ti था, फाइनल Tf हो गया, तो इसकी लिमिट यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं इसकी, कहाँ से कहाँ तक इंडक्शन करना है, इनिशियल से फाइनल तक करना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रारंभ में Ti
एंट्रोपी का मेजर करें तो पहले जैसे कोई सिस्टम था उसमें इनिशियल टेम्परेचर का TF था, फिर उसको हमने टेम्परेचर दिया तो वो उसका टेम्परेचर TF हो गया और उसकी जो एनर्जी का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। पहले VI था वो VF हो गया। ऐसे कैसे प्रेशर होगा, प्रेशर में फर्क आएगा, पहले PI था वो PF हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी T, यहाँ पे हो जाएगा SI से SF dQ/D dQ/T। इसको तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, dQ/T को तो हम लिख सकते हैं S डेल S इज इक्वल्स टू वहां पर CP TI और TF 1/T dt प्लस R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, उसके बाद लिखते हैं और V यहाँ पर हो जाएगा VI से VF और यहाँ पे 1/V dV। इसको R/V में इसलिए चेंज किया, देखो P वो भी हमारा चेंज हो रहा है और T भी चेंज है, दोनों वेरिएबल है। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए P/T को हमने R/V में चेंज किया इस इक्वेशन से PV/RT से। अब इसका नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करना है, डेल S क्या हो जाएगा CV और यहाँ पर 1/T का क्या जाएगा log T, तो log TF/TI प्लस यहाँ पर हो जाएगा R log VF/VI। ये तो जो है एंट्रोपी आइडियल गैस के सिस्टम में हुई T और V की टर्म में। अगर हमें P और T की टर्म में निकालनी है तो इसको चेंज कर दो, और अगर T और P की फॉर्म में निकालनी है तो P और V की फॉर्म में निकालनी है तो इसको टेम्परेचर को हटा दो, इस इक्वेशन को लिख दो किस टर्म में T और V में। एंट्रोपी आइडियल गैस की और वो टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में। अब हमें निकालना है प्रेशर की टर्म में। एंट्रोपी इन P T मीटर T और P की टर्म में। वही वापस आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल्स टू RT और यहाँ पर V को हटाना है तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी RT/P प्लस ये वाली वैल्यू इसमें को इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके इसके आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर VF की वैल्यू होगी तो RTF/PF हो जाएगा, RTF/PF। और VI की लिखेंगे तो RTI/PI हो जाएगा, PI पर PI/RTI। R से R कैंसिल हो जाएगा आपको, तो डेल S इज इक्वल्स टू CV log TF/TI प्लस R log TF/TI प्लस R log PI/PF। log M को खोला है, log M प्लस log M डेल S इज इक्वल टू CV प्लस
पी एफ अपॉन पी आई, ऊपर लेके इसको नीचे ले आए, माइनस आ जाएगा, इसका डेल एस सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी वी आ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम का, हमें पूरे एंट्रोपी किस टर्म में चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, तो सी वी को हटा देते हैं, तो सी वी प्लस आर क्या होता है, सी पी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू होता है आर, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा सी पी लॉग टी एफ अपॉन टी आई माइनस आर लॉग पी एफ अपॉन पी आई। ये जो एंट्रोपी हो गई आइडियल गैस के लिए वो किस टर्म में हो गई, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में। वैसे कैसे टेम्परेचर वॉल्यूम में हो गई, टेम्परेचर प्रेशर में हो गई, प्रेशर और वॉल्यूम में निकाल सकते, इस टी को हटा देते हैं, यहाँ पर जो टी था इस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू आर टी, टी इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर, यहाँ पे एंट्रोपी इन पी वी टर्म, पी वी इज इक्वल टू आर टी, टी इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर। ये जो वैल्यू है वो रख देते इस इक्वेशन में, तो मैं प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में एंट्रोपी की वैल्यू मिल जाएगी। डेल एस इज इक्वल टू क्या था, सी वी लॉग टी एफ की जगह रखना है, यहाँ पे होता है पी एफ वी एफ अपॉन आर हो जाएगा आर अपॉन पी आई वी आई, और यहाँ पर प्लस में था आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई। इक्वेशन फर्स्ट मैंने रखा है, इक्वेशन अब इसको सॉल्व करो तो डेल एस इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो गया और इसको पूरा अलग लिखो, सी वी लॉग पी एफ अपॉन पी आई प्लस सी वी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, प्रीफिक्स में इसके प्लस आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई, बस ये वाले टर्म एज इट इज, सी वी लॉग पी एफ अपॉन पी आई कॉमन ले लेंगे, सी प्लस आर को सी भी लिख सकते, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, लिख सकते, लिख लो चलो, पी और वी की टर्म में चाहिए, सी पी लॉग वी एफ अपॉन पी आई, ये हुई हमारी पी वी की टर्म में एंट्रोपी। अब अलग अलग जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए एंट्रोपी क्या होगी, एडियाबैटिक अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए एंट्रोपी क्या होगी, आइसोबारिक हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी क्या है, आइसोकोरिक है तो उसमें एंट्रोपी क्या है। इन सब प्रकरण के लिए हम एंट्रोपी निकाल देते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल के लिए निकालनी है तो आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टी आई इज इक्वल टू टी एफ होगा, एक तो ये वाला और एक यहाँ पर स्टार पॉइंट करके लिख लेना, समतापीय प्रकरण के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए समतापीय प्रकरण, तो यहाँ पर जो डी टी होता है वो 0 होता है, यानी कि टी आई इज इक्वल टू टी एफ, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, समतापी यानी कि समान ताप, तो टी आई इज इक्वल टू गया टी एफ। जो इक्वेशन थी हमारे पहले डेल एस वो क्या थी, सी वी लॉग टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई, तो जो पहली टर्म थी वो तो 0 हो जाएगी, टी एफ अपॉन टी आई इज इक्वल हो जाएगा, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पहली टर्म हटेगी तो डेल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आर लॉग वी एफ अपॉन वी आई, और इस फॉर्मूले में रखें तो यहाँ पर माइनस आर लॉग पी एफ अपॉन पी आई आ जाएगा। ऐसे कैसे अब
समदाबी प्रकरण के लिए समदाबी प्रकरण में यानी कि दाब समान होगा, डेल P इज इक्वल टू 0, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। समदाबी प्रकरण डेल P इज इक्वल टू 0, हाँ, तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ। बस ये वाले जो वैल्यू जहाँ पर हमें ये दिख रहा है पी एफ फॉर्म में यहाँ पर रख देते हैं, इक्वल होगा तो ये 1 हो जाएगा, log 1 0, यहाँ पर रख देते हैं, ए एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी सी पी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, या फिर जो पहले में इक्वेशन थी प्रेशर वाले टी और पी वाले, उसमें भी रख सकते हैं, उसको भी सॉल्व करके देख लेना। और यहाँ सम आयतनीय प्रकरण, आइसोकोरिक, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू 0, सम आयतन समान होगा, वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ, तो यहाँ पे रख दो वी आई प्लस टू वी एफ, तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल एस की वैल्यू आ जाएगी सी वी लॉग पी एफ अपॉन पी आई। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रुद्धोष्म प्रकरण के लिए, रुद्धोष्म प्रकरण एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू इज इक्वल टू